हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। यूपी टीजीटी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लिटरेरी टर्म्स और फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने 1 to 25 बोथ लिटरेरी टर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस किए थे आपके साथ में। एंड इन टुडे सेशन वी विल डिस्कस फ्रॉम 26 to 50 फ्रॉम लिटरेरी टर्म्स एंड 26 to 50 फ्रॉम फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज कोरस। कोरस क्या है? व्हाट इज अ कोरस? तो क्या हम ये कहें कि यह ब्रांड ऑफ राइटिंग इंक्स है? इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ ड्रामा है? इज अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस है? या इज अ ग्रुप डीजे डांसर है? तो ये तो नहीं होने वाले। तो अब ये देखिएगा कि जो ड्रामा होता है ना, उसमें जो बीच बीच में म्यूजिकलिटी या म्यूजिक कोई गीत संगीत लाया जाता है, वो जो होते हैं सिंगर्स, उनको हम एक साथ सभी को मिला करके कोरस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एंड इट सेज कॉमिक रिलीफ इम्प्लाइज। कॉमिक रिलीफ क्या होता है? कॉमिक रिलीफ ये आपका रिलेट करता है किससे? ट्रेजिडी से। पहली बात तो ये ध्यान रखिए आप, ट्रेजिडी में बड़ा जो है दुख गम मुसीबतें सब दिखाई जा रही हैं, बीच में एक छोटा सा कोई एक एक्शन ऐसा आता है कि जहाँ पर कोई आपको जोक सुना दिया जाता है या कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसको आपको देख करके हंसी आ जाती है। तो ये जो ये आपका कॉमिक रिलीफ कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है शब्द में कहिए। तो द इंटरवल इन द प्ले? नहीं। अ हिलेरियस कॉमेडी? नहीं। अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजिडी? ये हमारा आंसर हो जाएगा। शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड, कोई एक मज़ेदार सा बीच में एपिसोड दिया जा रहा हो ट्रेजिडी के, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमिक रिलीफ कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 एंड इट सेज बीट राइटर्स क्या होते हैं, ये कब पाए जाते थे? तो आप सीधे से आंसर दीजिए। 1950s में जो राइटर थे उस वक्त के, उनको बीट राइटर्स कहा जाता है। एक बार इसका देख लेते हैं आंसर। हाँ ठीक है, 1950s ही है, क्योंकि 1950s और 60s के बीच में एक और मूवमेंट था, एंग्री यंग मैन। इससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि कहीं ये 60 तो नहीं है। एंग्री यंग मैन हमारे यहाँ अमिताभ साहब को कहा जाता था, अमिताभ बच्चन को, है ना। चलिए, तो दोनों से कंफ्यूज नहीं होना है। जो बीट राइटर्स हैं आपके, वो 1950s के दौरान लिखते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज द सोलेलकी? सोलेलकी क्या है बताइए। एन एक्टर्स सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड, या सीक्रेट स्पीच। एन एक्टर्स स्पीच नॉट टू बी हर्ड बाय द ऑडियंस। एन एक्टर्स स्पीच मीन बाय, किसके द्वारा मीन बाय? फॉर अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो? नहीं। ये जो स्पीच होती है आपकी, ये स्पीच होती है कि जिससे कोई एक एक्टर बोलता है, वो सुनता है, और साथ में ऑडियंस जो दूसरे कैरेक्टर है उनको सपोज किया जाता है कि वो ये बात नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, तो पहला वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। परसोना टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन रिसेंट क्रिटिसिज्म। परसोना, टोन और वॉइस, ये किस बात को रिफ्लेक्ट करते हैं रिसेंट क्रिटिसिज्म में? टीजीटी 24 का, सॉरी 2004 का क्वेश्चन है, इसको ध्यान में। अरे क्वेश्चन आंसर आ गया, चलिए कोई नहीं। द टेंडेंसी टू हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन, तो कैरेक्टराइजेशन को हाईलाइट करने के लिए परसोना की बात की जाती है, और टोन की भी बात की जाती है, और साथ में आपके वॉइस की भी बात की जाती है। तो हम इस जब इनको इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम कैरेक्टराइजेशन को हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31 एंड इट सेज ही रिजेंबल्स द एनिमल दैट ब्रोज ऑन थिजल्स। ये कोई ऐसी बातें होती हैं कभी कभी हमारे सामने, हम भी कर देते हैं जब हम किसी ऐसी स्थिति में फंस जाएं कि जहाँ पर सीधे जवाब ना दिए पाते हों। तो उसको हम एक को नाम से जानते हैं, वो कहलाता है सरकमलिक्यूशन। ठीक है, पहला टर्म है ये। क्या वो दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा है। इसी तरह से उसी सरकमलिक्यूशन को हम कहते हैं पेरीफ्रेसिस, घुमा फिरा करके कोई बात कहना, कि ये कह रहे हैं कि उस जानवर से मिलता है दैट ब्रोज ऑन थिसल्स, जो थिसल्स पर गुर्राता है। ठीक है, तो कोई जानवर जो होगा जिसको मान लीजिए हमें पता है, हम उस जानवर का नाम न लेकर के उसको इस तरह से बता रहे हैं, तो ये पेरीफ्रेजिस होगा हमारा। ठीक है, बात को घुमा फिरा करके कहना, यानी बीट अबाउट द बुशेस। इसके लिए जो आपका फ्रेज होता है, ईडियम होता है, उसकी बात हो रही है। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोएट लॉरिएट ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश सोवरेन?
कौन थे बताइए? क्या बेन जॉनसन थे? नाम दिया है इसमें। बेन जॉनसन वो व्यक्ति थे जिन्हें पेंशन तो दी गई, लेकिन ऑफिशियली इन्हें जो है इनको पेंशन शायद तो जेम्स फर्स्ट ने दी थी। ठीक है, जेम्स फर्स्ट ने इनको क्या दी? पेंशन दी। लेकिन जो ड्राइडन थे वो ऑफिशियली पहले आपके क्या कहलाते हैं? पोएट लॉरिएट कहलाते हैं ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, ये दोनों बात ध्यान रखिए कि पहले पेंशन वाले जो पोएट हैं वो कौन है, या अनऑफिशियल आप कह दीजिए पोएट लॉरिएट कौन है, वो है बेन जॉनसन। और ऑफिशियल जो आपके पोएट लॉरिएट हैं वो जॉन ड्राइडन है। रॉबर्ट साउदे आपके 1843 तक रहे। इनकी मृत्यु के बाद में फिर विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 तक आपके रॉबर्ट साउदे थे, 1843 तक। और 1843 में जब इनकी डेथ हो जाती है तो फिर उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 से 1850 तक रहते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द फॉल ऑफ इन 15 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रेनेसां। यहाँ पर एक चीज़ छूट रही, द फॉल ऑफ, ये छूट क्या रही है? ये ब्लैंक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पर ब्लैंक होगा। द फॉल ऑफ ब्लैंक इन 1453, 1453 में फॉल हुआ। मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रेनेसा इन यूरोप, और इसने यूरोप में रेनेसा की शुरुआत कराई। किसका फॉल हुआ था हम सभी जानते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, कुस्तुनतुनिया कहते हैं इसको। कॉन्स्टेंटिनोपल के फॉल के साथ में, ये खैर इसकी सच्चाई कुछ और है। अगर आप इतिहास में इंटरेस्टेड हैं तो पहले टीजीटी नौकरी पा लीजिए, उसके बाद थोड़ा इतिहास भी पढ़ेंगे अपन, है ना, फिर उसमें देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हु इज़ नोन एज द पोएट्स पोएट। पोएट किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है आपके एडमंड स्पेंसर को। और जॉन मिल्टन एडमंड स्पेंसर से रिलेट करते हैं। कैसे? जॉन मिल्टन जो है वो पोइटिकल सन कहलाते हैं किसके? एडमंड स्पेंसर के। और एडमंड स्पेंसर को पोएट कहने वाले थे विलियम ब्लैक। ठीक है, विलियम ब्लैक ने इनको पोएट कहा था। ठीक है भाई, चलिए ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, W.H. ऑर्डन बिलोंग्स टू द। W.H. ऑर्डन कहाँ से बिलोंग करते हैं? क्या प्रेजेंट सेंचुरी से, यानी 21वीं शताब्दी से, या 19वीं से, 18वीं से, या 20वीं से? तो हमारा जवाब होगा 20वीं शताब्दी से W.H. ऑर्डन क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन। ये अपन ने पिछले सेशन में बात करी थी कि जो ग्लोब थिएटर है वो 1613 में जल गया था। कैसे जला था? ड्रामा था शेक्सपियर का हेनरी एट्थ, पूरा नाम लिखिए, हेनरी एट्थ। इसका मंचन हो रहा था। ठीक है, इसी के दौरान एक कैनन चलाई जाती है, यानी तोप का गोला छोड़ा जाता है, और वो जो है आग लगा देता है ग्लोब थिएटर में। तो इसके दौरान ये 1613 में जल जाता है, और फिर 1614 में इसको फिर से बना दिया जाता है। एक और फैक्ट ध्यान क्या रखना है आपको कि ग्लोब थिएटर से ही विलियम शेक्सपियर जुड़े थे सबसे पहले 10% शेयर के साथ में। ठीक है भाई, और एक चीज़ ध्यान कर चलिए आ गई दिमाग में। 1599 में पहली बार जब ये शुरू हुआ थिएटर, तो इसमें सबसे पहला जो प्ले था जिसका मंचन किया गया वो था जूलियस सीजर। ये पॉइंट भी आपसे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट, तो हमारा आंसर क्या है? 1613। ठीक है, बता दिया है आपको, 1613 होगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज नॉट वन द नोबेल प्राइज। इनमें से किसने नोबेल प्राइज नहीं जीता है? इसको एक बार देख लेंगे अपन। बी नंबर है, यानी टी.एस. एलियट को मिला है, विलियम फॉकनर को मिला है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे को मिला है। लेकिन हमारे जो इंडियन राइटर हैं मुल्कराज आनंद, जिन्होंने अनटचेबल लिखी है, अनटचेबल है कि अनटचेबिलिटी है, ऐसे कुछ टाइटल है इनके वर्क का, तो इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला है। चलिए, क्रॉनिकल प्लेज वर पॉपुलर। क्रॉनिकल प्लेज कब प्रसिद्ध थे? तो ये आपका 16th सेंचुरी में क्रॉनिकल प्ले है। और आपसे अगर मिरेकल प्ले पूछ लिया जाए, मिरेकल प्लेज, तो इनका आंसर जो है वो आपको 15वीं 15th एंड 16th सेंचुरी देना होता है। ठीक है, क्रॉनिकल प्ले 16वीं शताब्दी, मिरेकल प्ले ये आपके 15वीं और 16वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर। रॉबर्ट ब्राउनिंग फेमस थे अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। ठीक है, आपके एलटी ग्रेड वाले सिलेबस में है ना, माई लास्ट डचेस, ज़बरदस्त ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो इसी के लिए ये प्रसिद्ध थे।
और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ही हमारे वर्ड्सवर्थ को क्या कहा है, ध्यान आ रहा है आपको, ध्यान करिए। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को कहा है द लॉस्ट रीडर। क्या कहा है, द लॉस्ट रीडर, बल्कि इस नाम से इन्होंने पूरी एक पोयम लिखी है जिसमें इन्होंने कहा है कि फॉर अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स ही लेफ्ट अस, कुछ चांदी के सिक्कों के लिए उसने हमें छोड़ दिया। ये बात किसके लिए कही है, आपके विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस द साहित्य अकेडमी अवार्ड्स आर गिवन। इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो पूरी 22 भाषाओं में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एंड इट सेज एलेक्जेंडर पोप सेड द वाइजेस्ट द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। तो ये एलेक्जेंडर पोप ने किसके बारे में कहा है, फ्रांसिस बेकन के बारे में। फ्रांसिस बेकन, चलिए पहले एलेक्जेंडर पोप की बात करते हैं। ये किस किस वर्क के लिए प्रसिद्ध है, द रेप ऑफ द लॉक के लिए, जो कि एक मॉक एपिक है, ठीक है, बेस्ट मॉक एपिक है ये कहिए इंग्लिश लिटरेचर। फ्रांसिस बेकन किस लिए फेमस थे, अपनी एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये कुछ क्वेश्चन राइटर से रिलेट हैं, इनको भी ध्यान से देख लीजिए। हु सेड क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिजीज। किसने कहा क्लासिसिज्म तो हेल्थ है लेकिन रोमांटिसिज्म एक बीमारी है। तो यहाँ पर से आपको एक क्या करना है, शब्द उठाना है TH, ठीक है। और फिर हम इसके आंसर की जो बात करेंगे उसमें भी आपको क्या मिलेगा, TH। ये तो क्लासिसिज्म इज हेल्थ, तो ये बात किसने कही है, हमारे गोएथे ने कही। था से था मिला दीजिए और था थैया कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। गोएथे, क्या कहा है इन्होंने, क्लासिसिज्म इज हेल्थ, गोएथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अरे नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज़ टू डू विथ, तो सबको पता है, इनमें से कुछ नहीं, सिर्फ हमारा रोमांटिक एज। और ये रोमांटिक एज की शुरुआत कब हुई थी, 1798 में, जब लिरिकल बैलेट्स को क्या किया गया, पब्लिश किया गया, जिसमें टोटल 23 पोएम्स थी, 4 कॉलरिज की थी और 19 जो पोएम थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। टिंटर्न सॉरी लिटरेरी बैलेट्स की शुरुआत किससे होती है, द एंशिएंट मैरिनर, किसका वर्क है, आपके कॉलरिज का। और उसका जो लास्ट पोयम है यानी कि उसका अंत होता है वो लिरिकल बैलेट्स सॉरी कैंटरबरी टेल्स से होता है। रुकिएगा एक मिनट, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। कैंटरबरी टेल तो वर्क है चौसर का, इनका वर्क है आपका टिंटर नबे। थोड़ा सा दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, कोई नहीं, चलिए ठीक है। ये 2-3 पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा। द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, विलिंग सस्पेंशन, सस्पेंशन से आप खाली सा ले लीजिए ठीक है। और इस सा से हम बना लेते हैं एस, जब एस बनाएंगे तो उसमें एक टी भी जोड़ देंगे, और आगे आप बाकी समझदार हैं। HT कॉलरिज ने ये बात कही थी, ठीक है भाई। तो विलिंग सस्पेंशन, सस्पेंशन से सा ले लिया और इससे अपन HT कॉलरिज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइप ऑफ फिक्शन हुज सेटिंग इज इन द मेडिएवल पीरियड, कोई एक ऐसा फिक्शन जिसकी सेटिंग मेडिएवल पीरियड हो, ठीक है। ग्लूमी कैसल, अंधकारमयी किला दिखाया जाए। रिप्लीट विथ डंजियंस, सबरटेरियन पैसेजेस, उल्टे सीधे भयानक भूतिया रास्ते हों। यूज्ड ऑफ घोस्ट, उनमें भूत का यूज़ किया गया हो। मिस्ट्रीज, रहस्यों का भी यूज़ किया हो, तो उसको हम कहते हैं गॉथिक नॉवेल्स, ठीक है। गॉथिक नॉवेल्स कहलाएंगी जिसमें भूत आपको देखने को मिले, डरावनी सी सेटिंग देखने को मिले, अंधकारमयी सेटिंग देखने को मिले, ये गॉथिक नॉवेल कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द वर्ड पिकारेस्क्यू हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम, ये जो वर्ड है पिकारेस्क्यू ये कहाँ से लिया गया है, तो एक पिकारेस्क्यू का आप ये वाला पिकार ध्यान रखिए, ये पिकार से लिया गया है, पिकारो से सॉरी, पिकारो, ये पहले ही ऑप्शन है हमारा, पिकारो से लिया गया है इसको, ये लैटिन वर्ड है आपका। PGT 2002 में इसको पूछा गया है, ठीक है। पिकारेस्क्यू, पिकारो, लैटिन वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हैं कुछ मिस्टेक हुई है, लैटिन वर्ड नहीं है, देखिए पिकारो सब में है, पिकारो 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 पिकारो, लेकिन ये स्पेनिश वर्ड पिकारो है, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। चलिए, स्पेनिश वर्ड पिकारो से पिकारेस्क्यू को लिया गया है, स्पेनिश वर्ड पिकारो। नेक्स्ट,
हु डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज द रेनेसा ऑफ वंडर, किसने रोमांटिसिज्म को रेनेसा ऑफ वंडर कहा है? तो थियोडोर वाट्स डंटन ने रोमांटिसिज्म को रेनेसा ऑफ वंडर कहा है। थियोडर, वंडर, इन दोनों को आप कनेक्ट कर सकते हैं। थियोडर को वंडर से कनेक्ट करिए तो आपको ये ध्यान में रह जाएगा कि रोमांटिसिज्म को रेनेसा ऑफ वंडर कहने वाले थियोडर हैं, थियोडर वाट्स डंटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हु सेड रोमांटिसिज्म इज एन एडिशन स्टैग्नेस टू ब्यूटी, किसने कहा कि जो रोमांटिसिज्म है इज एन एडिशन ऑफ स्टैग्नेशन टू ब्यूटी, वो सुंदरता में स्टैग्नेशन को बढ़ाता है, सॉरी स्टेंजनेस, सुंदरता में विचित्रता को बढ़ाता है, यानी सुंदरता को विचित्र बनाने के लिए रोमांटिसिज्म काफ़ी है। तो ये बात किसने कही है इन चारों में से? क्या थियोडोर वाट्स डंटन ने कहा है? नहीं, थियोडर ने तो इसको थियोडर वंडर कहा है इन्होंने। वर्ड्सवर्थ तो कह ही नहीं सकते हैं, जॉन कीट्स भी नहीं कहेंगे क्योंकि उसी एज के। वॉल्टर पैटर, उसी एज से मतलब ये रोमांटिक तो ऑलरेडी कहलाते ही हैं। वॉल्टर पैटर ने कहा है कि रोमांटिसिज्म काफ़ी है सुंदरता को विचित्र बनाने के लिए। अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु कॉइन्ड द फ्रेज लिबरलिज्म इन लिटरेचर, लिबरलिज्म इन का जो टर्म है ये किसने दिया है? तो विक्टर ह्यूगो हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, जॉन कीट्स हैं और वॉल्टर पैटर हैं। तो हमारा जवाब होगा विक्टर ह्यूगो। हु कॉइन्ड द टर्म, तो जवाब देंगे विक्टर ह्यूगो कॉइन्ड द फ्रेज लिबरलिज्म इन लिटरेचर, विक्टर ह्यूगो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। द फ्रेज सेंटिमेंटल मेलानकली इज एसोसिएटेड विथ, सेंटिमेंटल मेलानकली किससे संबंधित है? तो जो सेंटिमेंटल मेलानकली है वो हमारे थॉमस ग्रे से संबंधित है। ठीक है। मेलानकली वाई आ रहा है लास्ट में और ग्रे में भी वाई आ रहा है लास्ट में, तो उससे आप करेक्ट कर लीजिए। सेंटिमेंटल मेलानकली वाई पे ख़त्म होता है, वाई पे ख़त्म होने वाला जो हमारे सामने ऑप्शन है वो क्या है? थॉमस ग्रे। तो सेंटिमेंटल मेलानकली जो है वो आपकी थॉमस ग्रे से संबंधित है, यही इससे संबंध रखते हैं। ठीक है भाई, ये हो गए लिटरेरी टर्म्स के 25 क्वेश्चन। अब हम बात करने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की। तो फिगर्स ऑफ स्पीच इन पीजीटी, अच्छा ये 2010 में पूछा गया है। द होली टाइम इज क्वाइट एज नन, हम जानते हैं कि जब हमें किसी भी सेंटेंस में लाइक या एज शब्द मिल जाएंगे तो हम कहेंगे कि वो जो सेंटेंस है, जो वो वाक्य है, उसमें सिमिली है। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, द सी समंदर, दैट बेयर्स हर बॉसम अपने युवावस्था को, बेयर्स यानी अपनी युवावस्था को खोल करके दिखा देता है। किसको? चांद को, चंद्रमा को। तो सी कोई जानदार चीज तो नहीं है, मतलब क्या है कि बेजान को जानदार माना है, मतलब है कि ये पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी एस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टू इनएनिमेट थिंग्स, करें कि हम जब निर्जीव चीज़ों को या निर्जीव चीज़ों के अंदर इंटेलिजेंस मानते हैं, पर्सनैलिटी मानते हैं, तो उसमें कौन सा होता है भाई? वैसे तो देखिए ये पर्सोनिफिकेशन होता है। ठीक है। मेटाफर नहीं होगा, ना ही ऑक्सीमोरन होगा, तो हमारा जो आंसर है वो होगा बी नंबर, पर्सोनिफिकेशन। जब आप निर्जीव को सजीव मान लेंगे तो वो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। यहाँ दुनिया को पुकारा जा रहा है, जिंदगी को पुकारा जा रहा है। ये जो लाइन है ये अ लेमेंट एक पोयम है पीवी शैली की, उससे ली गई है। और ये जो दूसरी लाइन है, ओ जूलियस सीजर दो आर्ट माइटी येट, ये लाइन है ब्रूटस की। ब्रूटस, ब्रूटस गड़बड़ हो रहा। तो ये जो लाइन ब्रूटस की है ये कहाँ से ली गई है? ये आपके जूलियस सीजर से ली गई है। तो ये दोनों में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? अपॉस्ट्रोफी है। दोनों में किसी को संबोधित किया जा रहा है, इसमें जूलियस सीजर को और इसमें दुनिया को, जिंदगी को और टाइम को। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइंस, इवन दस लास्ट नाइट इवन नाउ माइट मोर आई ले कुड विन दी स्लीप। ये रखिएगा, स्लीप को क्या कहा, क्या किया गया? संबोधित किया गया। तो आंख बंद करके आप क्या करिए? अपोस्ट्रोफी इसको कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अपोस्ट्रोफी मार्क बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और अर्थ को भी समझना है। कई बार आपको अपोस्ट्रोफी में नहीं लगाना होगा, आगे एग्जाम्पल आएंगे अपन बात करेंगे। पन इज, पन क्या है भाई?
प्ले ऑन वर्ड्स है, ठीक है, रुक जाओ, कहाँ पे लगा दिए, ए प्ले ऑन वर्ड्स, ठीक है। आप देखिएगा सोनेट नंबर 29 जब आप एल्टी ग्रेड में पढ़े होंगे शेक्सपियर की, तो उसमें क्या कहा गया है, आई लाई विथ हर एंड शी विथ मी। वो मुझसे झूठ बोलती है, मैं उससे झूठ बोलता हूँ, लेकिन जो लाई है यहाँ पर इसके दो मतलब है, झूठ बोलने से भी है और साथ में सोने से भी है, ठीक है। तो ये आपका प्ले ऑन वर्ड्स कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, द अकरेंस ऑफ सेम लेटर और साउंड, एक ही साउंड या लेटर का बार बार आना या एडजेसेंट अगल बगल वाले शब्दों में, ये क्या कहलाएगा, एलिट्रेशन कहलाएगा। आसानी से, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, शी सेल्स, सी शेल्स ऑन द सी शोर। कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है, देख पा रहे हैं, एस है, एस है, एस है, एस, फिर एस है और फिर एस, ठीक है। ये आपका एलिट्रेशन कहलाता है। चलिए उम्मीद है समझ आ गई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच अ क्वालिफाइंग एडजेक्टिव इज समटाइम्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पर्सन टू अ थिंग फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर टू व्हिच इट डज नॉट स्ट्रिक्टली बिलोंग। जब वो, जैसे आपको एक एग्जांपल बताएं, पढ़ने से कम समझ में आएगा। आप इलेजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड की लाइन ध्यान करिए, द कर्फ्यू टोल्स द पार्टिंग डे, द प्लाउमैन, द प्लाउमैन, और लास्ट में एक वर्ड आता है, देखिए दो ध्यान, बीच में एक शब्द है और लास्ट वाले तो वेरी वे लास्ट वाला वर्ड है, ठीक है। होम वाट्स, हाँ, द क्लाउ मैन होम वाट्स प्लॉट्स हिज वेरी वे। तो ये जो वेरी वे है ना, वेरी वे, सॉरी, वेरी वे, रास्ता तो थका हुआ नहीं होता ना, इंसान थका होता, तो किसी सजीव की इस थकावट को, उसकी खुशी को, उसके दुख को निर्जीव पर ट्रांसफर कर देना, ये हमारा ट्रांसफर एपिथेट कहलाता है, एपिथेट कहलाता है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। थोड़े ही चांदी के सिक्कों के लिए उसने हमें छोड़ दिया। ये लाइन रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए की है और किसके लिए कही गई है, हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए ये लाइन कही गई है। हमें इसमें बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, क्या हाइपरबोल है, सेनेक्डोची है, एपोस्ट्रॉफी है या मेटाफर है। तो देखिएगा, हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, उसने हमें छोड़ दिया थोड़े से सिक्कों के लिए, यानी एक सिल्वर की सिक्का जो है ना, ये पूरी धन संपत्ति को, भाई कोई भी जब पोएट लॉरियट बनेगा ना, तो उसको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, धन संपत्ति मिलेगी उसको, कोठी मिलेगी रहने के लिए, नौकर चाकर मिलेंगे। तो एक शब्द से बहुत सारे चीज़ों को दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होगी वो सेनेक्डोची होगी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन सीट ऑबर्न loveliest village of the plain where health and plenty cheered the laboring swain। क्या इसमें, ओ सॉरी, हाइपरबोल है, सिरेंडोची है, एपोस्ट्रोफी है या मेटाफर है। देखिएगा, सीट ऑबर्न लवलीस्ट विलेज ऑफ द प्लेन, सीट ऑबर्न ये कह रहा है कि जो इस प्लेन, इस मैदान का सबसे प्यारा गांव है, वेयर जहाँ पर हेल्थ एंड प्लेंटी, जहाँ पर स्वस्थ और खुशी बहुत सारी है, द लेबरिंग स्वैन। लेबरिंग स्वैन के लिए ये जो देखिए, सीट ऑबर्न, पहले इसको क्या किया गया, संबोधित किया गया, और फिर इसके बाद में इसके लिए ये इन्होंने विशेषताएं इसकी बताना शुरू करें। तो जब किसी को संबोधित हम करते हैं तो वो क्या होता है, एपोस्ट्रोफी होता है। आप सबने कहा था अभी कि आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन में ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये जो क्या कहेंगे, इसको किसी को मुखातिब करना, एड्रेस करना, वो बात इसमें है, तो अपन इसको एपोस्ट्रोफी मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द सोल्जर गिव फाइट्स फॉर ग्लोरी। जो एक सिपाही होता है ना, वो अपने मान सम्मान के लिए लड़ता है, एंड अ शिलिंग डेली, ए डे, और 1 रुपए के लिए लड़ता है, जो उसे दिन, एक दिन में दिया जाता है, शिलिंग अपन रुपए कह रहे हैं। तो मतलब कहाँ, देखिए मान सम्मान पे बात थी और अचानक जो है वो 1 रुपए में आके गिर पड़ी, तो ये क्या कहलाएगा, बैथोस कहलाएगा, नहीं, एंटी क्लाइमेक्स बैथोस ही होता है शायद, एंटी क्लाइमेक्स दिया है इसमें, इसका दूसरा नाम बैथोस ही होता है। बताइएगा आप, पैथोस और बैथोस, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। बैथोस ही होता है शायद, देख लीजिएगा आप,
एंटी क्लाइमैक्स यानी जब एक बात बहुत ऊपर से शुरू हो और धड़ाम से नीचे गिरे, वो एंटी क्लाइमैक्स है आपको। नेक्स्ट देखिएगा, नोट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। गोल्डन लैड्स एंड गर्ल्स ऑल मस्ट एज चिमनी स्वेपर्स कम टू डस्ट। lads and girls all must as chimney sweepers come to dust। चलिए, एंटीथीसिस, दो अपोजिट नहीं, मतलब दो ऐसी बात हो कि जो आपस में मेल ना खाती हो, उसके लिए हम एंटीथीसिस का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, 38 द नेकेड एवरी डे ही क्लैड व्हेन ही पुट ऑन क्लॉथ्स। द नेकेड एवरी डे ही क्लैड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स। इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि डेली वो बिना कपड़ों के रहता है। और क्लैड व्हेन ही पुट्स ऑन हिज क्लॉथ्स, और क्लैड वो कपड़े पहन भी लेता है। पुट ऑन और क्लैड ये दोनों शब्दों का खेल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, पन कर दीजिए कि यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आपका पन है। नेक्स्ट देखिए, ओ मिसचीफ दो आर्ट स्विफ्ट टू इंटर इन द थॉट्स ऑफ डेस्परेट मैन। ये अपोस्ट्रोफी दिख रहा है साफ साफ आपको, ये अपोस्ट्रोफी और क्या पर्सोनिफिकेशन हो सकता है। ओ मिसचीफ दो आर्ट स्विफ्ट टू इंटर। भाई अपन इंटर करते हैं ना, इंसान होंगे जानवर होंगे यही इंटर करेंगे, देख लीजिए एक बार। चलिए, अपोस्ट्रोफी है, आप बच गए। किसकी वजह से, जो यहाँ पर ओ इन्होंने लगा दिया है, ओ। अब आप किसी को बुलाई, ओ शेक्सपियर, ओ मिल्टन, दो शुड्स बी लिविंग एट दिस आवर, ये कौन कहता है, मेरे वर्ड्सवर्थ कहते हैं, ठीक है। तो वो भी अपोस्ट्रोफी में ही मिल्टन को पुकारते हैं। नॉलेज इज प्राउड दैट इट नोज सो मच, विजडम इज हम्बल दैट इट नोज नो मोर। कह रहे हैं कि जो बहुत बहुत छोड़िए, नॉलेज इज प्राउड, ज्ञान बहुत मानो घमंडी होता है, क्योंकि उसको लगता है वो सब जानता है। लेकिन जो बुद्धि होती है वो कहती है कि नहीं, मैं भाई बड़ी विनम्र हूँ, छोटी सी हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। यानी जो ज्ञानी अपने आप को लगाते हैं ना, सिर्फ ज्ञान है उनके पास, बुद्धि नहीं है, तो अपने आप को वो घमंड में चूर रहेंगे। लेकिन जो बुद्धिमान है वो कहेंगे कि नहीं, हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं भाई। ये आपका एंटीथेसिस होगा, ठीक है। ऑप्शन में डी दिया है, रुकिएगा, नॉलेज इज प्राउड दैट इट नोज। अच्छा, वैसे तो एंटीथीसिस होता, लेकिन यहाँ पर नॉलेज को इन्होंने कहा है प्राउड और विजडम को कहा है हम्बल। यानी हम लोग जो विनम्र और घमंडी होते हैं, ये जो हमारी विशेषता है, ये इन्होंने इन शब्दों को दे दी है, इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन है। देखिए, ये खेल है शब्दों का, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है भाई, ध्यान में रखिए। चलिए, द सेप्टर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन। सेप्टर एंड क्राउन, किसी एक शब्द से पूरे आदमी को बोल देना। एंड इन द डस्ट बी इक्वल मेड विद द पुअर क्रुक्ड सिंथ एंड स्पैड। नीचे मत आइए, यहाँ पर रुक जाइए। सेप्टर एंड क्राउन, क्राउन और सेप्टर ये दोनों राजा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मिटोनिमी होगा। क्या होगा भाई, मिटोनिमी, ठीक है। यानी जब वो किसी एक शब्द से पूरी की बात की, पूरे इंसान की बात की जाए तो वो हमारा क्या होता है, मिटोनिमी होता है। लेबर, वाइड एज अर्थ हैज इट्स समिट इन हेवन। देखिए, लेबर की बात हुई, वाइड एज, आपको एज मिल गया, बस हम आगे नहीं पढ़ने वाले हैं। अब इसका मतलब क्या है कि इसमें आपका सिमिली है, ठीक है भाई। एज और लाइक मिलेगा तो सिमिली बोलेंगे उसको। नेक्स्ट देखिए, स्पीच वॉज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थॉट्स। स्पीच वॉज गिवन टू मैन, अच्छा सेंटेंस है, टू मैन टू कंसील हिज थॉट्स, ये हमारा होगा एपिग्राम। एक ऐसी कहावत जो देखने में तो क्या लगे ये आपस में विरोध कर रही, लेकिन असल में वो बात सच होती है, ठीक है। और ये हम बोलते हैं, बोलने से हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन सभी विचारों को व्यक्त नहीं करते हैं, ठीक है ना। एपिग्राम होगा इस। स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। करेंगे, ओ मधुर टेम्स नदी, थोड़ा धीमे बहो, मुझे अपना गीत तो पूरा कर लेने दो। तो अपोस्ट्रोफी हो जाएगा आपका, ठीक है। अरे, दो ऑप्शन दिए हैं, अपोस्ट्रोफी ऊपर भी अपोस्ट्रोफी नीचे भी, ये हम लोगों की एडिटिंग मिस्टेक होगी, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एरर्स लाइक स्ट्रॉज अपॉन द सरफेस फ्लो, ही वुड सर्च फॉर पल्स मस्ट डाइव बिलो। एरर्स लाइक स्ट्रॉज, ठीक है भैया, लाइक मिल गया, हम आगे कुछ नहीं जानते हैं, सिमली जानते हैं बस। चलिए नेक्स्ट, दे स्पीक लाइक सेंस, हम क्या जानते हैं, सिमली जानते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अरे गजब हो गया, ये देखिए आया सेंटेंस, क्या है ये? तो इसको समझना पड़ेगा। दे स्पीक लाइक सेंस एंड एक्ट लाइक डेविल्स। बात तो करते हैं महात्माओं वाली और काम करते हैं राक्षसों की तरह। अब यहाँ पर लाइक को हम ध्यान नहीं देंगे। अब यहाँ पर जो हमें ध्यान देना है वो दो कंट्राडिक्टरी बातों पर ध्यान देना है। कि यहाँ पर बात एक ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जो बनता तो बहुत संत है लेकिन उसके जो काम है वो राक्षसों जैसे हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है इन्होंने? एंटीथीसिस दिया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस सेंटेंस को बहुत अच्छे से नोट करके रख लीजिए, क्योंकि हम सभी बस ये बात जानते हैं कि लाइक एज जहाँ मिल जाए वहाँ पर हमें सिमली लिख ही देना है, बोल देना है कि सिमली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूथ इज फुल ऑफ प्लेजर, एज इज फुल ऑफ केयर। ये आपका एंटीथीसिस होगा। जो युवावस्था है ना उसमें बड़ी खुशियां हैं, लेकिन जो बुढ़ापा है, ओल्ड एज कहिए, जो एज इज फुल ऑफ केयर, जो बुढ़ापा है ना वो बड़ी चिंताओं से भरा हुआ है, तो वो हमारा एंटीथेसिस हो जाएगा। नेक्स्ट, हेल स्माइलिंग मॉर्न। अरे हंसती हुई सुबह, तुम्हारा स्वागत है। क्या किया अपन ने? एड्रेस किया ना सुबह को, तो इसका मतलब हम यहाँ कहेंगे कि ये अपॉस्ट्रोफी है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। कैन टू वॉक टुगेदर एक्सेप्ट दे बी एग्रीड। कैन टू वॉक टुगेदर, ये दिया हुआ है। एक्सेप्ट दे बी एग्रीड सिमली नहीं है, एपोस्ट्रोफी का भी नहीं, एंटीथेसिस भी कहीं से नहीं दिख रहा, तो क्या बच रहा हमारा? इंट्रोगेशन पूछा जा रहा है। कैन टू वॉक टुगेदर। नेक्स्ट एंड लास्ट 50 नंबर पहुंच चुके हैं हम। हेस्टन स्लोली, थोड़ा जल्दी करो धीरे से। ये तो यार जबरदस्त बात है। तो पहली बार हमने इस पूरे सेशन में ऑक्सीमोरन की बात करने वाले हैं। दो ऑपोजिट शब्द जब हमें मिल जाए ना, जैसे बिटर स्वीट, लाइफ इज बिटर स्वीट आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो ये दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ अगल बगल रखे होते हैं ना, वहाँ पर ऑक्सीमोरन होता है। और आपका इलिट्रेशन कौन होता है? जब दो ऑपोजिट सेंटेंस अगल बगल रखे होंगे। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है भाई, ये दिया है नीचे एंटीथीसिस। एंटीथीसिस कब होगा? जब दो अपोजिट पूरी पूरी बातें हो, सिर्फ दो शब्द ना हो। जब दो शब्द हो अगल बगल होंगे तो वो ऑक्सीमोरन होगा, ऑक्सीमोरॉन कह दीजिए। ठीक है भाई, तो ये आज का सेशन था। हमने कोशिश करी कि सभी कुछ एक्सप्लेन करें आपको। सेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और टीजीटी की पूरी तरह से रिवीजन और उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ 3 जून तक जुड़े रहिए। और फिर 2026 की जो वैकेंसी आएगी टीजीटी पीजीटी की, उसमें हम A to Z एक एक वर्क की, एक एक राइटर की बात करेंगे आपके साथ इतने एलेबोरेट ढंग से कि आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसा अनुभव नहीं किया होगा। ठीक है, ये जब हम शुरू करेंगे तो आप देखेंगे भी। चलिए तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।